आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे हैं। वक्त हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरें तफसील से आपके सामने पेश करने का। तो चलिए करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। सातवें फेज में यूपी की 13 सीटों पर आज हुआ मतदान। शाम 3 बजे तक 46.83% दर्ज हुआ मतदान। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। घोड़े पर चढ़कर मतदान करने पहुंचा एक शख्स। मुजफ्फरनगर के वर्धमान हॉस्पिटल में हुआ फायर मॉक ड्रिल। भीषण गर्मी में आग लगने के हालात में सरवाइव करने की प्रैक्टिस। जालौन में कागज गोदाम में लगी जबरदस्त आग। लाखों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आम के बाग में रखवाली कर रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग की बुलंदशहर में हत्या। नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज। खबरें तफसील से। लोकसभा चुनाव 2024 के आज 7वें और आखिरी फेज के लिए मतदान हुआ। आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे तक जो परसेंटेज सामने आया वो 11.3% था। चुनाव का 7वें फेज इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज वोटिंग हुई। जिन राज्यों में आज वोटिंग हुई उनमें उत्तर प्रदेश की 13 और यूपी की जो सीट्स थी उनका जिक्र अगर करें तो रोबर्ट्सगंज, कुशीनगर, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, घोसी, बलिया, गोरखपुर, सलेमपुर, गाजीपुर, बांसगांव में वोट डाले गए। शाम 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 46.83% वोट दर्ज किया गया। और देश के 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आज वोटिंग हुई और इस फेज में पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 और ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले गए। वहीं कुशीनगर में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी देखने को सामने आई। यहाँ पर घोड़े पर चढ़कर मतदान करने एक मतदाता पहुंचा। ये जब इस शख्स से बात की गई तो पता चला कि ये तमाम बाकी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घोड़े से बूथ पर पहुंचा और वहां पर जाकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए घोड़े से मतदान करते हैं। हम 2012 के विधानसभा चुनाव में भी घोड़े से आए थे, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी घोड़े से आए थे, अब 2017 के विधानसभा के चुनाव में ही घोड़े से आए थे, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, अब 2022 के विधानसभा के चुनाव में, फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही घोड़े से मतदान करने के लिए हम आते हैं। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनाया मतदान। गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र के कन्या प्राथमिक पाठशाला में सुबह 7 बजे किया। बूथ पर उन्होंने सबसे पहले मतदाता के रूप में मतदान किया। ऐसा उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2019 में भी किया था, जब वो अपने मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया था। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से तो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने
जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि वाराणसी में जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही जीत का अंतर बढ़ता जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ भी बचा नहीं है, पीएम के खाने पीने पर भी पाबंदी उनका बस चले तो लगा दे। इन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। डोर टू डोर प्रयास वाराणसी में तो जितना परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाएगा, मत प्रतिशत जितना अधिक होगा उतना जीत का बड़ा अंतर होगा। वहाँ कोई चुनाव नहीं है, चुनाव लोग एक पर्ची है, लेकिन कितना मत प्रतिशत हम लोग आगे ले जा सकते हैं, जिसके लिए बहुत सतत रूप से लगातार प्रयास किए गए हैं, डोर टू डोर प्रयास किए गए हैं और हर एंगल से प्रयास किए गए हैं कि मैक्सिमम लोग निकल कर के मतदान में अपनी हिस्सेदारी करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। और मैं समझता हूँ कि वहाँ का मतदान का जो प्रतिशत रहेगा वो वहाँ के जीत के अंतर को, मोदी जी के जीत के अंतर को तय करने वाला है। मुझे लगता है कि हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, देखना अच्छी बात है। 4 तारीख तक तो फिर कहीं ईवीएम में बेईमानी कर ली। लास्ट में तो यही कहेंगे 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएगा तो एक आरोप लगाया कि वो तो ईवीएम बदल ली या बेईमानी कर ली या पहले से ही था। वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं पहले से ही कि क्या बहाना ढूंढा जाए जिस पर हार का ठीकरा फोड़ने का। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है, जहां भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक का कहर जारी है और इसी के मद्देनजर शनिचर की दोपहर मुजफ्फरनगर में फायर ब्रिगेड ने मुजफ्फरनगर के नामचीन वर्धमान हॉस्पिटल में फायर महकमे के पूरे अमले के साथ मॉक ड्रिल किया और अस्पताल में आग लगने के बाद किस तरह से बचाव किया जाए एक डेमो दिखाया गया और अस्पताल के कर्मचारियों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि पूरे भारत में हीट वेव और भीषण गर्मी का कहर जारी है और आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने की घटना से कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। आज वर्धमान हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल रखा गया था, जिसमें वहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल वगैरह सब इसमें बताया गया है, जिसमें यहाँ की टीम ने काफ़ी अच्छा किया है। इनके यहाँ सब व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक पाई गई, तो और मॉक ड्रिल वगैरह सब अच्छे हो गए। अभियान इस समय अभी शासन और प्रशासन से भी अभी अभियान चलाया जा रहा है, नर्सिंग होम वगैरह खासकर बच्चों का और हॉस्पिटल होटल का और रेस्टोरेंट के जितने भी हैं सब जगह अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और जितने भी उनमें कमियां हो रही कमियों को बताया जा रहा है। जो पॉइंट उनको बताया जा रहा है, उसके बाद जो कमियां हैं उसके लिए अगर नहीं करवा पाते उनको एक नोटिस दे दिया जा रहा है। उसके लिए इतने दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर आप ये सब काम करवा लीजिए अपना। नहीं, इनको सब कुछ तो फिलहाल बता दिया गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएँ सब कुछ ठीक था और यहाँ पर जो भी इक्वेशन डील करवाया गया है फिलहाल सब कुछ ठीक था। और यहाँ पर जो एक डेमो दिखाया गया है, डेमो पे इनको ये बताया गया था कि मतलब आप स्मोक जनरेट कैसे करते हैं, वहाँ पे फिर कैसे वहाँ से निकाला जाएगा, फायर कॉल करते हैं। इनको ये सब बता करके सीधा पहले फर्स्ट एड अपना देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट देने के बाद सीधा एम्बुलेंस बुलवा करके उनको अदर हॉस्पिटल जो जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 1 दर्जन से ज्यादा मरीज आकर भर्ती हो गए। सभी के लक्षण लगभग एक जैसे ही थे। 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आधा दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। मृत लोगों में सुभाष गुप्ता जिसकी उम्र 55 साल है, निवासी थे हिम्मतनगर के, रमाकांत जिनकी उम्र 70 साल थी, निवासी थे भिखारीपुर के, मस्तराम गौतम जिनकी उम्र 63 साल थी जो कि निवासी थे चवरिया के, राय साहब निषाद जो कि 65 वर्षीय थे और प्यारेपुर के निवासी थे। ये चारों लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज आए और डॉक्टरों ने देखते ही चारों को मृत घोषित कर दिया। बीती रात भी 2 लोगों की मौत की खबर मिली थी। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा मरीज भर्ती भी हैं। मौत के मामले में जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये मौतें हीट वेव से हुई हैं, ये कह पाना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ और कहा जा सकता है। नहीं, जांच वैसे कि जांच की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी बॉडीज़ आए थे, 4 बॉडीज़ आई थी एक साथ सुजानगंज में।
एंड 2 लोग आए थे, वो लोग जीवित थे। एक पेशेंट को तो चेस्ट पेन था, दूसरी पेशेंट को पेन एब्डोमेन था। 4 बॉडीज़ जो आए थे वो लोग बुज़ुर्ग लोग थे, अबाउट 80 ईयर्स, 82 ईयर्स, 72 ईयर्स, 2 80 लोग 80 के करीब थे। एंड वो दे वे ब्रॉड डेड मतलब पहले से कहीं ख़त्म हो गए थे एंड हमारे CHCs पे आए थे। नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि काफ़ी देर वो लोग माने 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद ही शायद आए थे। ये भी हो सकता है वो लोग कहीं ट्रीटमेंट लेके फिर वहाँ पे जैसे नर्सिंग होम्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेके फिर वो लोग डिक्लेयर नहीं कि हम लोग क्या रेफ़र भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट्स हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। अमरोहा में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। पारा भी 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में बिजली भी दिन में कई मरतबा साथ छोड़ रही है, ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, लेकिन अब विद्युत विभाग ने एक नया तरीका भी अपना लिया है। इससे बिजली कटौती की समस्या में काफ़ी कमी आएगी, इस तरह की उम्मीद है। दरअसल बिजली विभाग अब बिजली के ट्रांसफार्मरों को गर्म होने पर ठंडा पानी से नहला रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर अपने न्यूनतम तापमान में रहें और बिजली की जो परेशानी है या फिर ट्रांसफार्मर बार बार जो ब्लास्ट कर जाता है या शॉर्ट कर जाता है, उस परेशानी से निजात दिलाई जा सके। इसीलिए ये तस्वीरें हम अमरोहा की आपको दिखाना है। ये सिर्फ अमरोहा की तस्वीरें नहीं, ऐसी कमोबेश तस्वीरें मुरादाबाद से भी देखने को मिली थी, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के आगे बड़े बड़े कूलर और पंखों को इसलिए लगाया गया था कि ताकि जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा गर्म ना हो और किसी भी तरह का ब्लास्ट ना हो, और अगर ब्लास्ट नहीं होगा तो जाहिर तौर पर बिजली की कटौती जो है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकेगी। गर्मी को लेकर हमारे विद्युत विभाग का जो ट्रांसफार्मर है काफ़ी गर्म हो रहे हैं। उनको हम लोग प्रयास है कि कूल करके रखें, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो ट्रिप हो जाता है, जिससे सप्लाई बाधित हो जाती है। हम अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से यही कहना चाहते हैं कि जितनी बिजली की आवश्यकता उन्हें है, बिजली का प्रयोग उतना करें, अधिक बिजली का खर्च न करें, और जिससे ओवरलोड से बचा जा सके। हाँ, पूरे शहर में सप्लाई कंटिन्यूस 24 घंटे सप्लाई है। कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है तभी बाधित हो रही है, नहीं तो हम कंटिन्यू सप्लाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद थाना रजावली क्षेत्र के एटा रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ब्रेजा कार और ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे के समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये तैयापुर बाईपास में कोई घटना हुई है, हमारे पास फोन आया था, हम सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं। इसमें 4-5 लोग बताते हैं और मैंने तो 3 डेड बॉडी देखी, एक बच्चा है, एक लेडीज है, एक जेंट्स है। घायल में मैंने नहीं देखे, 2 बंदों को तो देख आया हूँ, उनके टाँके भाँके लग रहे हैं। और लोग कहाँ हैं, अभी मैंने बच्चे को ही देखे, ये तो मुझे पता नहीं। मैं फिरोजाबाद हूँ, किसी से हुआ होगा वहाँ रोड पे तो पता नहीं। बुलंदशहर की बात करेंगे। बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी के सैदपुर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हासिल हुई जानकारी के मुताबिक विजयनगर जनपद गाजियाबाद के निवासी मनोज किरोला अपने साथी आकाश, जो कि निवासी हैं विजयनगर गाजियाबाद के, उन्हीं के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुलावटी क्षेत्र के गांव असावर में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। तब वो कस्बा गुलावटी के सैदपुर रोड पर गांधीगंज के पास पहुंचे तो सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी स्कूटी ट्रॉली के नीचे दब गई, जिसमें मनोज किरोला पुत्र महिपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आकाश घटना में बाल बाल बच गए हैं। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां पर हंगामा भी देखने को मिला। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने फलों में रंग और इंजेक्शन लगाकर तैयार किए जाने की खबरों की बड़ी गंभीरता से लिया है। आज रुड़की में नवीन कृषि मंडी में पहुंचे खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने फलों के दर्जनों गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कहीं पर भी टीम को फलों में रंग या किसी भी तरह के इंजेक्शन लगाने का मामला सामने नहीं आया। हालांकि इस दौरान केले को पकाने में एक विशेष तरह का केमिकल जरूर सामने आया, जिसकी जांच के लिए टीम के अधिकारियों ने उसको लैब भेज दिया है। जब वो यहाँ पर टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो तमाम व्यापारियों में हलचल भी देखने को मिली। कुछ लोगों को अपनी शिकायतें भी थी, उन्होंने उन तमाम शिकायतों को भी अपनी अधिकारियों के सामने रखा है।
की जाए, इसकी जांच करी जाए। तो ये खाद्य विभाग वाले आ रखे हैं अपना सैंपल लेने के लिए। लेकिन मंडी में देखने से पता चला कि कोई भी व्यापारी अपने, चाहे वो उसके पास आम हो या केला हो, ये कार्बेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एथिलीन गैस का और एथिलीन के ही पाउच आ रहे हैं, जैसे आम और केला पकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों से कार्बेट का बिल्कुल यूज़ ख़त्म हो गया है और जनता भी जागरूक हुई है। तो इस वजह से व्यापारी भी हमारे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज़ का उपयोग ना किया जाए। डाउटफुल है, किसान डायरेक्ट मंडी में माल लेके आता है, तो हमारे जो थोक के व्यापारी हैं इनके द्वारा तो इसको केवल फुटकर वालों को बेचा जाता है और इनको इतना टाइम भी नहीं है कि इस काम को करें। बात बुलंदशहर की करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल बुलंदशहर में आम के बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करके रात को ट्यूबवेल में जिस वक्त वो सोए थे उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था। ढकोली के निवासी 65 वर्षीय मृतक रामपाल जाटव की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब परिजनों के ट्यूबवेल पर पहुंचने पर लहूलुहान अवस्था में मृतक बुजुर्ग पाए गए तो यहाँ पर शोर शराबा हो गया। मृतक के शरीर पर ये बताया जा रहा है कि 16 घाव जो हैं वो निशान मिले हैं, जहां पर उनके ऊपर जो जख्म देखे गए हैं। साथ ही जब ये सूचना पुलिस को दी गई तो एसपी सिटी, सीओ सियाना और फोरेंसिक टीम जांच करने के लिए वहां पर पहुंची है। बुलंदशहर में थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव सेहरा के जंगल में स्थित आम के बाग में ये बुजुर्ग सो रहे थे और रखवाली उसकी कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रात जो ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि पुलिस अमन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। थाना बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम ढटोली के एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी नीचे मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को पंचायतामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टिया जो शव पे चोट के निशान पाए गए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं। बात देवरिया जिले की करेंगे। देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय शंकरनगर मझोली राज के मतदान केंद्र संख्या 98 और 99 पर बीएलओ की लापरवाही के चलते करीब 500 से ऊपर की तादाद में मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा के इलेक्शन एजेंट गुड्डन कुशवाहा का ये कहना है कि बीएलओ की लापरवाही की वजह से इस मतदान केंद्र पर करीब 500 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया है जो अपने मताधिकार से वंचित रह गए हैं। ऐसे लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको बर्खास्त भी किया जाए। इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से भी करने की बात सामने आ रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त जो तकरीबन 500 लोग बताए जा रहे हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, इसलिए वो अपने हक राय दही का यानी कि अपने वोट का कास्ट नहीं कर पाए और ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिला है और जो जिम्मेदार बीएलओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बीएलओ की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की जाएगी। तो जालौन के ग्राम दहगुआ तहसील जालौन में आज तकरीबन सुबह 11:30 बजे लोकेंद्र सिंह के कच्चे छप्पर में रहने वाले आदिवासी मजदूर परमाल सिंह जिनके बेटे प्रताप सिंह निवासी ग्वालियर का परिवार रहता था, उसमें अचानक नामालूम वजूहात से आग लगने से दीपक पुत्र परमाल सिंह उम्र 6 साल की मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो बेटी है निशा परमाल सिंह आग में वो भी झुलस गई है जिसे मेडिकल कॉलेज में उरई में दाखिल कराया गया है। कॉलेज जब उसको वहां पहुंचाया गया तो उसको झांसी के लिए रेफर उसकी तबीयत को देखते हुए कर दिया गया। जालौन में उप जिलाधिकारी अतुल कुमार ने देवी आपदा कोष के जरिए तत्परता दिखाते हुए राहत देने के काम में सबसे ज्यादा तेजी से काम किया है। देवी आपदा मुआवजे हेतु रिपोर्ट भी भेजी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है जो पीड़ित परिवार है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और एक बेटी झुलस गई है उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा, चूंकि इसको प्राकृतिक आपदा के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्राम दहकुआ में अग्निकांड की घटना हुई। श्री लोकेंद्र गुर्जर के अहाते में श्री परमाल जी और उनका परिवार झोपड़ी बनाकर रहते थे। आज लगभग 11:30 बजे उनके झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई जिसमें उनके 6 वर्षीय पुत्र दीपक की जलकर मृत्यु हो गई।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बात सहारनपुर की। सहारनपुर थाना गंगो के लखनौती के शकरपुर सांकरोर में हुई मारपीट व चाकूबाजी में घायल मुरसलीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने कोतवाली पर इसके बाद जमकर हंगामा किया और हल्का इंचार्ज पर भी गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। घटना से पूर्व बार बार सूचना के बावजूद हल्का इंचार्ज पर आरोपियों से मिलीभगत कर कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक युवक मुरसलीन पर 3 युवकों ने हमला किया था, पर पुलिस ने केवल 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल हमारे भाई को चाकू से गोद दिया जी, और पुलिस हमारा जरा सा भी साथ नहीं दे रही, ना किसी बात की भी हमारे साथ सहयोग हो रहा। पुलिस ने भी पैसे खाए हैं और 3-4 जनों के नाम लिखवा रखे, हमने 1 आदमी का नाम लिखवा रखा जी। पैसे लेके रात 35-40 हज़ार रुपए छोड़ दिया। आज हमारे भाई का इंतकाल होगा। पिछले एक महीने से कहा जी, मगर थानेदार जी से समझा लो, दरोगा जी को कहा हमने, मगर जी छेड़तार रहा, कभी वो चक्कू कभी गाड़ी की सेड मार। कौन है, क्या नाम है? मुरसलीन है जी। मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ गांव के युवक ने उस वक्त बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जब शाम के वक्त पीड़ित महिला अपने बाथरूम में थी। उसका पति गांव से बाहर था। तभी गांव के निवासी ने मौका पाकर उसके घर में दाखिल हो गया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़िता अपने पति और जेठ के साथ इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाने पहुंची, जहां पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की, लेकिन आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पीड़ित महिला लगातार रिपोर्ट दर्ज कर चिकित्सा परीक्षण करने के 4 दिन से लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहाए रहे थे अपने घर पर, में कोई अकेले नहीं, मेरे पति दावत खाने गए थे। वो लड़का अंदर घुस गया, दबो के लिए मुझे कमरे में ले गया। तो हम चिल्ले चाहते चिकन मोम मिल गया मेरा, फिर मैंने भाग दिया अपने करो मेरे कमरा में। क्या नाम है? नहीं कहाँ का रहने वाला है? नहीं कहा सड़क सड़क कौन थाने? इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।